मिनाल थकी हारी घर में दाखिल हुई और सहन में पड़ी हुई नीम के दरख्त के नीचे चारपाई पर अपना बैग फेंककर जूते समेत ही लेट गई। सफिया बेगम हाथ में पानी का गिलास लिए चली आई। बेटा थक गई हो तो एकेडमी से छुट्टी कर लो, वरना बीमार पड़ जाओगी। नहीं अम्मी, छुट्टी मैं नहीं कर सकती, आज बहुत अहम टेस्ट है, ऐसे ही थकन महसूस हो रही है। मिनाल ने सफिया बेगम के हाथ से ठंडे पानी का गिलास लेकर जवाब दिया। उस्मान कहाँ है? उसने भाई के बारे में पूछा, जो उससे तकरीबन 12 साल छोटा था। खेलने गया है। तुम्हारे अब्बू आ जाए तो खाना लगवाती हूँ। तुम जाकर यूनिफॉर्म चेंज करो और नहाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना गर्म करती हूँ। मिनाल का कमरा ऊपर छत पर था। ये 4 कमरों पर मुश्तमिल मकान था। एक बेडरूम था जो इसके अब्बू काजिम अली के इस्तेमाल में रहता था। दूसरा छोटा सा बेडरूम था जिसमें चंद माह पहले उस्मान शिफ्ट हुआ था। वो माँ का लाडला था, इसीलिए माँ के बगैर न सोता था। और एक ड्राइंग रूम के तौर पर नीचे ही बना हुआ था, जो मेहमानों के लिए मखसूस था। और एक ऊपर था जो मिनाल के इस्तेमाल में रहता था। मिनाल बैग उठाकर ऊपर अपने कमरे में आ गई। बैग एक तरफ रखकर उसने खिड़की से पर्दा हटाया। ये खिड़की बिल्कुल सहन में मौजूद नीम के पेड़ की तरफ खुलती थी। कभी कभार उसकी शाखें खिड़की से टच हो जाती थीं, जो रात के वक्त खासी भयानक लगती थीं। मिनाल ने पर्दा हटाकर सबसे पहले इस नीम के दरख्त को देखा। अचानक हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। बचपन में वो इसी दरख्त के नीचे बैठकर खेलती थी। यकदम उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो फौरन अपनी तवज्जो हटाकर बाथरूम में नहाने चली गई। उसके साथ 2-3 बार ऐसा हुआ था कि जैसे दरख्त पर इसे कोई देख रहा हो, मगर वो उसे अपना वहम तस्वुर करके जहन को झटक देती थी। बाथरूम से बाहर आकर उसने अपने बाल तौलिए से खुश्क करके कंघी की और नोटबुक देखने लगी। इम्तिहान में आने वाले सवालात को उसने याद तो किया था, बस चेक कर रही थी कि गलती तो नहीं कर रही। बैग उठाया और फिर नीचे आ गई। अब्बू ऑफिस से आ गए थे और खाने पर इसका इंतजार हो रहा था। खाने के दौरान अब्बू ने पढ़ाई के बारे में पूछा तो उसने तसल्ली बख्श जवाब दिया। खाने के बाद उसने पढ़ाई शुरू की। नीम के दरख्त पे पड़े हुए झूले पर बैठ गई। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई झूले को धक्का दे रहा है और वो झूले से उतर गई। उसे ये दरख्त आजकल अजीब सा महसूस हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतने में ज़ोहर की अजान हो गई। उसने जल्दी से नमाज अदा की। अब्बू और उस्मान एक साथ नमाज पढ़ने के बाद घर में दाखिल हुए। अब्बू, वो आज मुझे कुछ जल्दी एकेडमी जाना है क्योंकि इम्तिहान नजदीक आ रहे हैं। क्यों नहीं बेटा, 15 मिनट बाद मैं तुम्हें छोड़कर आऊंगा, अब्बू ने कहा। वो सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। चंद मजामीन में उसे दुश्वारी पेश थी तो अब्बू के मशवरे पर उसने एकेडमी ज्वाइन कर ली। चूंकि इम्तिहानात होने वाले थे इसीलिए वो बिल्कुल भी फारिग नहीं थी। उसे पिक एंड ड्रॉप अब्बू करते थे। रात के 7 बजे एकेडमी से उसकी वापसी होती, फिर रात को मजीद पढ़ाई करती थी। डॉक्टर बनना काजिम अली की ख्वाहिश और मिनाल का जुनून था। एकेडमी की छुट्टी हो गई थी। सब लड़कियां और लड़के बाहर निकल रहे थे। एकेडमी खाली होती जा रही थी और अब्बू अभी तक नहीं आए थे। वो परेशानी से अब्बू का इंतजार करने लगी। 20 मिनट गुजर गए, अब्बू अभी तक नहीं पहुंचे थे। एकेडमी और घर के दरमियान थोड़ा सा फासला था, मगर अक्सर ये जगह वीरान रहती थी। एकेडमी जिस जगह थी वो जगह भी आबाद हो रही थी। मिनाल कुछ सोचती हुई पैदल ही चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने पर इसको अपने पीछे किसी के चलने की आवाज भी सुनाई दी। वो हौले हौले कांप रही थी कि अचानक सामने से 2 आवारा लड़के आते नजर आए। मिनाल को लड़कों ने जैसे ही देखा एक दूसरे के कान में बातें करनी शुरू कर दी। मिनाल ने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। वो जैसे ही करीब से गुजरने लगे कि अचानक वो मिनाल के सामने खड़े हो गए। यार जमाल, क्या लड़की है, एक ने साथी से कहा। नूरे, लड़की नहीं परी है, दूसरे वाले ने उसका हाथ पकड़ना चाहा तो जैसे मिनाल के अंदर करंट दौड़ गया। वो फुदक कर पीछे हटी। ये क्या बदतमीजी है, मुझे रास्ता दो, मुझे घर जाना है। अरे चली जाना, जरा हमारे साथ भी तो बैठो, पहले वाला बेइंतहा नजदीक आते हुए बोला और इसका हाथ पकड़ने वाला था कि अचानक वो करहा कर नीचे बैठ गया और आह आह करने लगा। नूरे, तूने मुझे इस 2 टके की लड़की के लिए मेरे पेट पर मुक्का मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नूरा तो जैसे बौखला गया, मैंने कब मारा है? इतने में उसे भी सख्त दर्द उठा और दोनों बेहोश हो गए। मिनाल घबराहट में हैरान परेशान घर के लिए तेज तेज कदम उठाने लगी। इस वाक़े ने उसे हैरान कर दिया था। घर आकर उसका ध्यान बार बार इसी वाक़े की तरफ जा रहा था। अम्मी ने बताया कि आज अबू दफ्तर के किसी काम से दूसरे शहर चले गए हैं। इमरजेंसी हो गई थी। उस्मान होमवर्क करने के बाद सो चुका था। खाना उसने अम्मी के साथ खाया और साथ ही सफिया बेगम ने जल्दी जल्दी सोने की ताकीद भी की थी। वो ऊपर अपने कमरे में आ गई। सोने से पहले वो नहाती जरूर थी, लिहाजा वो नहाने के लिए बाथरूम चली गई। गुस्ल खाने से फारिग होकर अपने बाल खुश किए और फिर नीचे किचन में आ गई और अपने लिए चाय बनाने लगी। जब वो ऊपर अपने कमरे में चाय लेकर पहुंची तो कमरे में जबरदस्त खुशबू थी। वो पहचान न पाई। खुशबू ऐसी थी कि अपने सहर में लेती हुई महसूस हुई। मिनाल ने खिड़की खोल दी। इसे खिड़की खोलकर सोने की आदत थी। वो खिड़की के सामने खड़ी हो गई। चाय का कप भी हाथ में था। पूरे चांद की रात थी। नीम के दरख्त की शाख खिड़की के साथ बिल्कुल टच थी। रात का खूबसूरत समा और खूबसूरत नाजुक जवान लड़की खुले बाल और हाथ में चाय का कप थामे
चांद पर नजर जमाए किसी और दुनिया की मखलूक लग रही थी। वो हमेशा चांद को यूं ही तका करती थी। चांद पर नजर जमाए उसे पता ही न चला कि कोई गैर मरे शे उसे देख रही है। कमरे में खुशबू और भी तेज हो गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके कोई बेहद करीब खड़ा है और उसकी गर्म गर्म सांस उसके चेहरे से टकराई। वो पीछे तो हट गई। वो इन बातों पर यकीन नहीं रखती थी, मगर फिर भी उसकी छठी हिस्स उसे कुछ कह रही थी। आम हालात में जिन बातों को झुटलाया या नजरअंदाज करते हैं, कभी कभी हमें इन बातों पर यकीन करना पड़ता है। चाय का कप खाली हो चुका था। मिनाल ने नाइटी पहन ली थी। उसे नींद नहीं आ रही थी कि आज वो बहुत थक गई थी, लिहाजा वो अब सोना चाहती थी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। उसका जहन भी इस वाक़े की तरफ जा रहा था। बहरहाल काफी कोशिश के बाद उसे नींद तो आ गई, मगर फिर उसकी आंख खुल गई। खिड़की से नीम के दरख्त की शाख झुककर कमरे में आ गई थी। वो उठकर खिड़की बंद कर आई, मगर जब वो सुबह उठी तो खिड़की की तरफ तवज्जो दिए बगैर बाथरूम में चली गई। जब बाहर निकली तो खिड़की को खुले पाया। वो अब थोड़ा सा खौफ महसूस कर रही थी, मगर फिर सोचा शायद अम्मी उसे उठाने के लिए आई हों और खिड़की खोल दी हो। कमरे में रात वाली खुशबू अब भी महसूस हो रही थी। वो बालों में कंघी करने के बाद मेज पर से किताबें उठाने लगी तो नीचे कोई चीज गिरी। वो नीचे झुकी तो एक लिफाफा नजर आया। उसने लिफाफा उठा लिया। उसने लिफाफे को खोला तो देखकर इसका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, क्योंकि लिफाफे में मिनाल की एक नहीं बल्कि कई तस्वीरें थीं, और तस्वीरें भी ऐसी कि खुद अपनी नजरों से गिर जाने वाली। इस लिफाफे में एक खत भी था जिसमें लिखा था, ये तस्वीरें मैंने उतारी हैं। मैं यहाँ से गुजरा था, तुम्हें देखा तो तुम्हारा ही हो गया। तुम्हें इन तस्वीरों की वजह से मुझसे डरने की जरूरत नहीं। नेगेटिव भी साथ है। तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना अब जीना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। सिर्फ तुम्हारा शमरोज। ये खत पढ़ने के बाद तो इसके जैसे पसीने छूट पड़े। उसने सोचा ये हरकत किसकी हो सकती है, और जैसी बेहिजबाना तस्वीरें थीं उनके मुतालिक वो तस्वुर भी नहीं कर सकती थी कि किसी गैर ने खींची होंगी। वो जिस कदर सोचती गई उस कदर उलझती गई, और फिर जब उसका जहन तारीकियों में डूबने लगा तो उसने तमाम तस्वीरों को उठाकर बाथरूम में ले गई और जला दिया। दिल कुछ हल्का हुआ तो जहन से ख्यालात झटक कर कॉलेज चली गई। इम्तिहानात में अभी 2-3 दिन बाकी थे। रात को जब वो अपने कमरे में आई तो वही मखसूस खुशबू उसके नथनों से टकराई। इस बार हैरान होने के साथ डर भी गई। उसे महसूस हुआ कि कोई सामने खड़ा है और उसे देख रहा है। उस वक्त उसे लगा कि जिन बातों पर मुझे यकीन नहीं था शायद वही मेरे साथ हो रही हैं। जिन्नात के ख्याल से ही इसके रोंगटे खड़े हो गए। इसने खिड़की की तरफ देखा तो वो खुली हुई थी। अचानक बहुत तेज खुशबू पूरे कमरे में फैल गई, जो कि पहले की निस्बत बहुत तेज थी। अचानक उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान जिसकी आंखें नीली और बाल भूरे थे खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हुआ। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। बहुत ही अमीर घराने का हैंडसम लगता था। मिनाल इतने एहतमाम से उसे देख रही थी कि कुछ पल के लिए वो सब कुछ भूल गई। जब उस नौजवान के होंठों पर खूबसूरत हंसी आई तो वो और भी दिलकश नजर आने लगा। जल्दी से मिनाल ने खुद को संभाला और पहले वाला ख्याल उसके जहन में आया तो जैसे वो कांपने लगी। रात के इस पहर अपने कमरे में एक खूबसूरत और जवान लड़का उसके सामने खड़ा था। वो डर गई और हकलाते हुए बोली, तुम कौन हो और क्यों मेरे कमरे में आए हो? नौजवान ने मुस्कान बिखेरी और पुरशौक नजरों से उसके नजदीक आने लगा। मुझे तुम जानती हो, मैं शमरोज हूँ। अपनी तस्वीर भी तुम्हें यकीनन देखी होंगी। यहाँ से गुजरते हुए तुम पर मेरी नजर पड़ी तो बस यहाँ इस दरख्त का होकर रह गया। अब कुछ याद आया। अब कुछ याद आया? यानी तुम जिन हो? वो बस इतना ही कह पाई। हाँ मैं जिन हूँ, और तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम पर दिलो जान से फिदा हूँ और तुम्हारे बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मैं कल फिर तुमसे मिलने आऊंगा। ये कहकर वो गायब हो गया तो अचानक तेजी से खुशबू भी खत्म हो गई। मिनाल हैरान और परेशान खड़ी थी। फिर इसने पूरे वाक़े पर गौर किया तो उसे पता चला कि अभी तक उसे और उसके घर वालों को शमरोज से कोई नुकसान नहीं पहुंचा, यानी उसे शमरोज से डरने की जरूरत नहीं। वो पुरसकून होकर सो गई। अगली सुबह वो सोकर उठी तो अपने पेपरों के बारे में तो भूल ही चुकी थी। इम्तिहानात में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। फिर वो जल्दी से अपने पेपरों की तैयारी करने लगी, लेकिन बावजूद कोशिश के कोई चीज उसे याद नहीं हो रही थी। उसे हर बार शमरोज याद आ रहा था। वो सोच रही थी कि कहीं वो इस जिनजादे की मोहब्बत में गिरफ्तार तो नहीं हो गई। उसने कापी और किताबें बंद की और शमरोज के ख्यालात में खो गई। वाकई वो शायद शमरोज की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। वो इतना खूबसूरत था कि कोई भी लड़की उस शख्स से मोहब्बत करने लगे, मगर वो जिन था। इस ख्याल के आते ही वो उदास हो गई। वो सारा दिन इसका इंतजार करती रही, मगर वो रात में आने का कह गया था। रात को वो बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। अचानक कल रात वाली खुशबू फिर से आई तो पलक झपकते ही शमरोज को अपने सामने देखा। आज वो कल से भी ज्यादा हसीन लग रहा था। वो बहुत ही जाज़िब नजर लिबास पहन रखा था। इसके लब हिले तो मिनाल अपने ख्यालों से बाहर आई। क्या सोच रही हो मिनाल? कुछ नहीं सोच रही। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। तुम्हारे दिल में इस वक्त क्या है वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मगर तुम्हारे होंठों से सुनना चाहता हूँ। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। पता है उस दिन जब तुम अकेडमी से आ रही थी तो 2 आवारा लड़कों ने तुम्हें छेड़ा तो मेरा गुस्सा सवा नेज़े तक पहुंचा और मैंने उन दोनों की बेइंतहा पिटाई की। क्या तुम कुछ नहीं बोलोगी? शमरोज और मिनाल एक दूसरे के बहुत नजदीक खड़े थे। शमरोज
शमरोज, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे हो और अगर कहूँ कि तुम मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे तो इससे क्या हमारे दरमियान की दूरियां मिट जाएंगी या तो मुझसे दूर चले जाओगे? शमरोज, अब मुझसे पढ़ा नहीं जाता। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ मगर मैं शायद डॉक्टर नहीं बन सकती। तुम डॉक्टर जरूर बनोगी। कुछ देर बातें करने के बाद वो चला गया। अब वो दोनों रोजाना रात में एक दूसरे से मिलते थे। मिनाल के पेपर स्टार्ट हो चुके थे। वो घर में अब किसी किताब को हाथ न लगाती, फिर भी उसके पेपर बहुत ही ज्यादा अच्छे हो रहे थे। वो जब पेपर हल करने के लिए बैठती तो उसका हाथ खुद ब खुद हरकत करने लगता और तब तक न रुकता जब तक पूरा पर्चा हल न कर लेती। वो बहुत हैरान होती। अब तो शमरोज भी बहुत कम कम ही मिलने आता। शहंशाह जिन्नात को शमरोज की चाहत का इल्म हो चुका था कि वो आजकल एक आदमजादी से मिल रहा है, लिहाजा उस पर सख्त पाबंदी थी। मिनाल का रिजल्ट आउट हुआ तो पूरे सूबे में उसकी पहली पोजीशन थी। वो सख्त हैरान थी। अब्बू तो इतने खुश थे कि बार बार मिनाल को दुआएं देते। एंट्री टेस्ट में भी अब 2-3 दिन रह गए थे। वो अब शमरोज को बिल्कुल भूल चुकी थी क्योंकि वो एक जिन था और वो एक इंसान। दोनों का मिलाप मुमकिन न था, लेकिन फिर भी मिनाल के दिलो दिमाग में शमरोज की याद और चाहत मुअज्जन थी। आज मिनाल को एंट्री टेस्ट देने जाना था। वो हैरान थी कि उसे कुछ भी नहीं आता और पिछले पेपर भी पता नहीं कैसे हल हो गए। अब वो कैसे कुछ लिखेगी? थोड़ी देर बाद अब्बू उसे सेंटर ले आए जहाँ इसे टेस्ट देना था। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी जगह पर बैठ गई और जब पेपर तकसीम हुआ तो वो परेशान नजर आने लगी क्योंकि इसे तो कुछ भी नहीं आता था और अभी उसने पेन उठाया ही था कि उसका हाथ खुद ब खुद हरकत करने लगा। वो हैरानी से पेपर हल करती गई और जब सेंटर से बाहर आई तो अब्बू खड़े थे। अब्बू ने उसे गले लगाया और घर ले आए। इसके वालिद ने मिनाल से पूछा भी नहीं कि कैसे टेस्ट दिया। शायद उन्हें यकीन था कि पूरे सूबे में अव्वल आने वाली मिनाल इस बार भी अपनी पोजीशन बरकरार रखेगी। 2 दिन बाद लिस्ट लगी तो काजिम साहब अपनी बेटी का नाम देखकर इतने खुश हुए कि आंखों में आंसू आ गए और जब वो घर वापस आए तो हाथों में मिठाई का डब्बा था। मिनाल सहन में नीम के पेड़ के नीचे बैठी अपनी सोचों में गुम थी। काजिम साहब मिनाल के पास आए। बेटा, तुम्हें पता है कि आज मैं कितना खुश हूँ? शायद अपनी जिंदगी में कभी भी इतना खुश नहीं हुआ। सफिया बेगम भी पीछे चली आई। उस्मान होमवर्क छोड़कर आ गया। मिनाल अपने ख्यालात से निकल आई। क्या बात है अबू, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। बेटा, आज मैं यूं खुश हूँ कि तुम एंट्री टेस्ट में पास हो गई हो। क्या सच अबू? हाँ बेटा, मैं अभी लिस्ट में तुम्हारा नाम देख कर आया हूँ। घर वाले बहुत खुश हुए। इकलौते चचा को भी बताया गया जो कि दुबई में थे और इकलौते मामू भी फौरन चले आए। चंद दिन बाद आसिम चाचू भी आ गए। घर में हर तरफ खुशी का समा था। काजिम साहब ने एक छोटी सी पार्टी अरेंज की जिसमें खानदान के बहुत से लोगों ने शिरकत की। पार्टी में मिनाल बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। शायद उसे अपने अनोखे दोस्त का इंतजार था। रात देर से पार्टी खत्म हुई। मिनाल के कमरे में बहुत सारे गिफ्ट्स पड़े थे। चंद दिन पहले साथ वाला कमरा जो स्टोर रूम था चाचू के लिए सेट किया गया था। ये कमरा चाचू को अपने बचपन की याद दिलाता था क्योंकि जब वो छोटे थे तो इसी कमरे स्टोर रूम में सोते थे और आजकल वो कमरा स्टोर रूम बन गया था। मगर चाचू के इसरार पर सफिया बेगम ने वो कमरा बिल्कुल आसिम चाचू के पुराने कमरे की तरह सेट कर लिया। कुछ दिनों से सफिया बेगम देख रही थी कि मिनाल कुछ खोई खोई सी है। पहले तो वो ये समझी कि शायद लिस्ट टेस्ट में रह जाने का खौफ था, मगर जब वो सिलेक्ट भी हो चुकी तो फिर भी वो कोई खास खुश नजर नहीं आ रही थी। वो मिनाल के इस रवैये से परेशान हो गई। वो माँ थी, बेटी की हालत को समझती थी और नहीं भी मगर एक रोज इन्हें कुछ कुछ अंदाजा हुआ। आसिम जो इनके छोटे देवर थे वो एक दिन कहने लगे, भाभी मिनाल का कमरा चूंकि मेरे कमरे के साथ ही है, एक रात मुझे इस कमरे में रोने की आवाज आई। मैं बहुत हैरान हुआ कि मिनाल रात को इस पहर क्यों रो रही है, मगर फिर मुझे किसी के बोलने की भी आवाज आई। शायद मिनाल भी कुछ बोल रही थी और मुझे ऐसा लगा जैसे वो किसी से बातें कर रही हो। मैंने दरवाजे पर नॉक किया तो वो खामोश हो गई और दरवाजा खोला तो वो गड़बड़ा गई। मैंने वजह पूछी तो बोली कि आज वो बहुत खुश है और अपनी खुशी पर काबू नहीं पा रही, इसीलिए उसे रोना आ रहा है। मैं वहां से पलट गया। चलिए वो एक रात थी, मगर अब तो अक्सर किसी और के बोलने की आवाजें भी मैं सुनता हूँ, मगर आवाज बहुत धीमी होती है। भाभी मैंने आपको बता दिया है, आगे आपकी मर्जी। अच्छा किया आसिम जो तुमने मुझे बता दिया। मैं खुद भी कुछ दिनों से उसे गुमसुम देख रही हूँ, कहीं जिन्नात वगैरह का असर ना हो गया हो। सफिया बेगम परेशानी से बोली क्योंकि सफिया बेगम की वालदा पर भी जिनका ऐसा ही असर हुआ था। वो ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गई। भाभी आप फिक्र ना करें, मेरा एक बहुत ही पहुंचा हुआ दोस्त है, वो दुबई में मेरे साथ काम करता था और वो जिन्नात वगैरह के बारे में बहुत कुछ जानता है, मुझे इससे राब्ता करना होगा। आसिम ने भाभी को समझाते हुए कहा। 2 दिन बाद आसिम अपने दोस्त को घर ले आया। सफिया बेगम के जरिए ये बात उनके शौहर काजिम साहब तक भी पहुंच चुकी थी। वो बहुत परेशान थे। आसिम के दोस्त जिसका नाम अब्दुल रहमान था, वो जैसे ही ड्राइंग रूम में बैठा तो उसका चेहरा कुछ मुतगय्यर सा हो गया और जब उसने मिनाल को बुलाने भेजा, मिनाल जैसे ही कमरे में आई तो उसकी आंखें सुर्ख होने लगी।
फिर तो जैसे वो गर्राने लगी। वो अब्दुर्रहमान की आंखों में अपनी सुर्ख अंगारा आंखें डालकर मर्दाना आवाज में बोली, तुम कौन होते हो मुझसे मेरी मोहब्बत छीनने वाले? खबरदार जो इसे मुझसे अलग किया। अब्दुर्रहमान ने कुछ पढ़कर मिनाल की तरफ फूंका। हाँ बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं इसे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। बकवास मत करो, तुम एक जिन हो। मेरी मानो तो मिनाल की कुर्बत से बहुत दूर चले जाओ। अगर तुम नहीं जाओगे तो कैद कर दिए जाओगे। वो नहीं माना और मिनाल को अपने साथ ले जाने की बातें करने लगा। तो अब्दुर्रहमान ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर मिनाल की तरफ फूंका तो सफेद धुआं उसके जिस्म से जाहिर होने लगा और फिर वो धुआं अब्दुर्रहमान के करीब पड़ी हुई एक बोतल जो वो अपने साथ ही लाया था इसमें जमा होने लगा। उसके बाद बोतल में एक बहुत ही बदशक्ल मखलूक नजर आ रही थी। मिनाल बेहोश हो चुकी थी। अब्दुर्रहमान अलग कमरे में गया। 10 मिनट बाद वो इस कमरे से बाहर निकला तो काफी मुतमईन नजर आ रहा था। मिनाल के साथ पेश आने वाले तमाम गुज़िश्ता वाकयात को अब्दुर्रहमान ने आसिम, सफिया बेगम और काजिम साहब के गोश गुजार कर दिया, जिसे सुनकर वो सब गंग से रह गए। अब्दुर्रहमान, अब इस जिन का तुम क्या करोगे? आसिम ने इससे पूछा। ये बहुत खतरनाक जिन था। अगर मिनाल इसकी बातों में आकर कुछ भी उल्टा सीधा कर लेती तो तमाम घर वालों को मुसीबत में छोड़ जाती। ये जिन मुकम्मल प्लानिंग करके आया था और मिनाल को साथ ले जाने वाला था। ये एक बहुत ही खूबसूरत इंसान की शक्ल इख्तियार करके आता और अपने सलूक से खुद को बहुत अच्छा जिन जाहिर करता। मिनाल तो इसकी बातों में आ गई थी। बहरहाल इस जिन का मैं ऐन गैन कर दूंगा। अब्दुर्रहमान ने मिनाल को पहनने के लिए एक तावीज दिया जो कि इसे अपनी शादी के बाद भी पहनना था। वक्त गुजरता रहा। मिनाल ने डॉक्टरी कर ली। माजी के वाकयात वो भूल चुकी थी। वो एक मशहूर मारूफ डॉक्टर बनी। इस दौरान आसिम चाचू की शादी हो चुकी और 2 बेटे भी हैं। मिनाल की शादी बखैर खूबी डॉक्टर जुनैद से अंजाम पाई और वो एक बेहतरीन खुशहाल जोड़ा है। 2 बेटे और एक बेटी के साथ मिनाल बहुत खुश है, मगर कभी कभी वो अनोखी मोहब्बत के बारे में सोचती है तो होंठों पर हंसी आ जाती है।